फौरी तौर पे नवाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए। मैच खत्म हो गया। अब ये कैसे है कि अब किस दिन इसने छोड़ना है वजीर आजम हाउस। गेम खत्म है। मैं आज क्या डिमांड करता हूँ, इनके सारे खानदान को ECL पे डालो। वो मंडे अभी बड़ा दूर पड़ा है। किस मुंह से आप इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे? अब तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रह सकता ही नहीं है। मुझे बताएं कौन सा ब्यूरोक्रेसी में कौन इसकी बात माने? एक पुलिस वाला है, इसकी बात क्यों माने? अल्लाह का शुक्र है आज वेरीफाई हो गई हैं कि मरियम नवाज असल मालिका थी मेफेयर फ्लैट्स की। नई नई चीज़ें आ रही हैं। नवाज शरीफ भी एक दुबई की ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन निकले हैं। ये है टिप ऑफ द आइसबर्ग। आहिस्ता आहिस्ता इस कौम को पता चलेगा इन्होंने 30 साल में कितना लूटा है। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ कि ये है नया पाकिस्तान की बुनियाद। और वो बात करें स्ट्रीट मूवमेंट की, मैं स्ट्रीट मूवमेंट का आपको कोई ज़रूरत ही नहीं अब पढ़ने लगी, बल्कि स्ट्रीट सेलिब्रेशन होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम इस रिपोर्ट को रद्दी करार दे के मुस्तरद करते हैं। इस पूरे रिपोर्ट को अगर आप जायज़ा लें तो उसके अंदर कोई दलील, कोई ऑथेंटिक सोर्सेज या ऑथेंटिक मवाद की बजाय ऐसी चीज़ों का सहारा लिया गया है जिनकी कानून में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। इस रिपोर्ट को अगर इमरान नामा करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। हमने रिपोर्ट को टेंटेटिव देखा है। ये सोर्स रिपोर्टों के ऊपर है। हर दूसरे पेज पे लिखा हुआ है कि सोर्स रिपोर्ट, पता नहीं सोर्स रिपोर्ट क्या होती है। और ड्राफ्ट लिखे हुए हैं कि कागज कोई नहीं, फलां ड्राफ्ट है। मुख्तसर ये राम कहानी है, ये तोता मीना की कहानी है। हम ये इतराज़ात जो आपके सामने पेश किए और तमाम कानूनी इतराज़ात, आईनी इतराज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हेयरिंग जो मंडे को शुरू रही है उसके सामने रखेंगे। हमें उम्मीद है कि वो इसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। 20/4/2017 जिस दिन पैनमा का फैसला आया उसके बाद एक दफ़ा फिर बादियो नज़र में शरीफ ख़ानदान अपने खिलाफ उठाए गए सवालात का जवाब देने में नाकाम रहा है। इस रिपोर्ट को पढ़ के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत मुश्किलात का सामना था पूरे शरीफ ख़ानदान को जवाबात देते हुए। जो भी मौक़िफ़ शरीफ ख़ानदान का रहा है, JIT के मेंबरान उससे मुतमईन नहीं नजर आए, बल्कि जो एविडेंस, जो मटीरियल सामने रखा गया है JIT के मेंबरान की तरफ से, उसमें जो दावे शरीफ ख़ानदान ने किए थे, इंक्लूडिंग उन दावों के जो कि तारिक शफी साहब ने किए, उनको निगेट किया गया है। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के सामने मुस्लिम लीग नून ये अदा कर चुकी है कि वो इस रिपोर्ट को चैलेंज करेगी और इसके परखचे उड़ाएगी। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि ये रिपोर्ट महज सोर्सेज के ऊपर बेस करती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको भी एवेल्यूएट किया जाएगा और आज ही के प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के करीबी साथी ख्वाजा आसिफ साहब से और उनसे पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून आखिर सोच क्या रही है। क्या कोई मॉरल अथॉरिटी बाकी है इस हुकूमत की, खासतौर पर वज़ीर आज़म की, कि इन इल्ज़ामात के बाद, इस तरह की JIT की रिपोर्ट के बाद वो कंटिन्यू करें? इस हवाले से बात होगी। लेकिन प्रोग्राम के पहले सेक्शन में मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को क्रिटिकली एवेल्यूएट किया जाए और साथ ही साथ इस बात को भी एवेल्यूएट किया जाए कि मुस्लिम लीग नून के पास, इस हुकूमत के पास सियासी ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। कानूनी तौर पर भी हम इसको एवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हामिद मीर साहब, जो कि मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के होस्ट भी हैं। हामिद मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस्लामाबाद से स्टूडियो से ज्वाइन करें। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, आप वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं और मैं समझ सकता हूं कि आज आपके लिए एक मुश्किल दिन है, ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बाद। मुझे कुछ देर में कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और एक कानूनी माहिर भी है। मुर्तज़ा साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, मैं आपसे ही बात का आगाज़ करता हूँ। ये रिपोर्ट, इसके बहुत से जो हिस्से हैं वो आप तक पहुंच चुके हैं और बहुत से रिपोर्ट जो है वो आप पढ़ भी चुके हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम एक डिसएडवांटेज पे हम लाहौर में, अभी तक पूरी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। बहरहाल, आपके नज़दीक जो पॉइंट्स आपने उठाए हैं, जिनको आपने हाईलाइट किया है अपने प्रोग्राम में भी, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ आपको लगते हैं जो कि मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के लिए उनको डिफेंड करना अब मुमकिन नहीं रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है मुनीब साहब के मैं भी तकरीबन 30 साल हो गया मुझे सहाफ़त में।
अगर सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा किसी इदारे की तरफ से, JIT की तरफ से या किसी कमीशन की तरफ से इतनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ या किसी और सियासी जमात की क़यादत के ख़िलाफ़ आती तो बहुत बड़ा तूफ़ान बर्पा हो चुका होता और तकरीबन मुल्क भर में जो है ना अभी तक एजिटेशन शुरू हो चुका होता। शाम को मैंने आसिफ अली जरदारी साहब से फ़ोन पे पूछा कि जी आपका इस पे क्या रिएक्शन है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगर ये सारा कुछ मेरे बारे में आता तो तुम लोग प्रेसिडेंट हाउस में घुस के मुझे मारते। लेकिन आप देखें कि क्या खुदा की शान है कि जो UAE गवर्नमेंट की जस्टिस मिनिस्ट्री है उसके भी डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं सामने। उन्होंने भी शरीफ फैमिली की मनी ट्रेल को मुस्तरद कर दिया है और हमारे जो वज़रा दोस्त हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये सारी सोर्स रिपोर्ट है। इसके अलावा आप देखें कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है उससे भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले ली गई हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एक ऑफशोर कंपनी मिल गई है जिससे कि वो तनख्वाह तक लेते रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में इस JIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाए हैं और भी इसमें बहुत कुछ है। तो इसके बावजूद अगर ये कहा जा रहा है कि जी ये सारा कुछ जो है ये रद्दी का एक मलबा है या ये इमरान नामा है या ये PTI नामा है, तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। और मैं समझता हूँ कि इस पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को और उनकी पार्टी जो है उसको सीरियसली सोचना चाहिए। बाज़ इतलात ये भी हैं कि उनके अपने ख़ानदान के लोग जो हैं वो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में डाउट्स का इजहार कर रहे हैं, उनके इल्म में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थी। तो ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि बहुत से सवालात मज़ीद उभरेंगे। पहले तो इनको सिर्फ 13 सवालात के जवाब देने थे, ये आने वाले कुछ दिनों में 30 हो जाएंगे, फिर ये 60 हो जाएंगे, फिर ये 160 हो जाएंगे, फिर ये 1600 सवाल हो जाएंगे, फिर ये 16,000 सवाल हो जाएंगे। ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सवालात की तादाद बढ़ती जाएगी और इनके लिए मुश्किलात भी इसके साथ साथ बढ़ती जाएंगी। और ये सारी जो सूरत हाल है इससे निकलने के लिए इनके पास अब एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि ये रियासती इदारों के साथ मुहाजरा ही करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में ये चाहेंगे मुहाजरा ही बढ़े ताकि इनके सामने जो सवालात उठाए जा रहे हैं इनसे वो सवालात के जवाब ना पूछे जाएं। लेकिन मैं दोबारा मुनीब साहब एक बात ज़रूर करूँगा कि अगर इतनी डॉक्यूमेंट्स उस शख्स के बारे में आती जिसके बारे में ये नून लीग वाले कहते थे मिस्टर 10% और उस पर उन्होंने बहुत से रेफरेंस भी फाइल किए थे, तो आज उसने बहुत अच्छा तबसरा किया कि ये लोग मेरे घर में घुस के फेंटी लगा रहे होते। मुसद्दिक मलिक साहब, शरीफ ख़ानदान एक दफ़ा फिर बादियों नज़र में जो सवाल पूछे गए थे उनका जवाब देने में नाकाम रहा है। हामिद मीर साहब की बात आपने सुनी, सियासी तौर पर आपको लगता है या इवन कानूनी तौर पर, सियासत को तो छोड़ दें, कानूनी तौर पर शरीफ ख़ानदान इस पोजीशन में है कि जो एक किस्म की इंडाइटमेंट इस रिपोर्ट के अंदर दी गई है, ऑब्वियसली कोर्ट में सबमिट कर दी गई है, वो खुद को डिफेंड कर सकेंगे? जी, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि एक तो हमारे लिए कोई इसमें सरप्राइज़ का एलिमेंट नहीं है। वो सरप्राइज़ का एलिमेंट इस वजह से नहीं है कि 60-70 दिन की जो JIT ने तफ्तीश की है उसमें 10-15 दिन के बाद उनका जो तासुब था वो हमारे सामने आना शुरू हो गया था और हमने यही जाना कि ये एक तासुब ज़दा JIT है जिसने मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर और हर मौके के ऊपर हमने मुअद्दबाना अदालत के सामने भी वो तमाम कागजात पेश किए और आपके तवस्सुत से आप सवाल पूछते रहे, अवाम तक भी हम पैगाम पहुँचाते रहे, चाहे वो धौंस धांधली का हो इल्ज़ाम, चाहे वो वादा माफ़ गवाह बनाने का इल्ज़ाम हो, चाहे वो चीज़ों को लीक करने का इल्ज़ाम हो। तो हमें ये लगता था कि ये जो JIT है ये ऑपरेट कर रही है एक तासुब के साथ। मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, इस वजह से रिपोर्ट के ऊपर मेरे लिए तबसरा करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। ये तासुब वाली बात मलिक साहब, तासुब वाली बात तो अपनी जगह, लेकिन वो जो 13 सवालात थे, मैं बारहा आपसे भी और दूसरे रहनुमाओं से भी यही पूछता रहा हूँ कि जुज़वियात के ऊपर तो आप बात करते रहे, लेकिन क्या शरीफ ख़ानदान, प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली जवाबात देने में कामयाब हुई या नहीं हुई? जी, मैं दो चीज़ें आपके सामने इसमें इस पस मंज़र में आपके सामने पेश करूँगा। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको याद होगा कि ये जब खेल सारा शुरू हुआ तो कहा यह गया कि ये 3 अपार्टमेंट्स हैं लंदन के अंदर जो पैनामा के अंदर कंपनियां निकली हैं उसमें उन कंपनियों की मलकियत के अंदर हैं, तो इसका जवाब आपको देना होगा। लेकिन आज जब आपने देखा वो रिपोर्ट को तो आपको ये पता चला कि उसके अलावा पिछले 40 या 50 साल यानी 1978-77 से लेके आज तक
कोई 30-35 के करीब जो कंपनियां हैं, कोई कागज़ की, कोई कपड़े की, कोई किसी और चीज़ की, उन तमाम कंपनियों के डिविडेंड के कागजात, उनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स निकाल के ये साबित करने की कोशिश की गई है कि इसके जो नफ़े थे वो इतने नहीं थे कि इतनी जो असासे हैं उनको जस्टिफाई कर सकें। अगर मुझसे भी आप आज पूछेंगे या किसी से भी पूछेंगे कि आप 40 साल के अपने असासों का हिसाब दें और जमा तफरीक ऐसी करेंगे कि आपका इतना डिविडेंड निकला था, और किसी जगह पे अगर झोल निकलता है और आप ये कहते हैं कि इससे साबित हो गया कि आप अपने मीन्स के बियॉन्ड जिंदगी गुजार रहे हैं, ये इसका तो वो दायरा कार तो आप खुद बढ़ा दिया था ना जब 3 नस्लों की बात बारहा शरीफ खानदान की तरफ से की गई। तो ये बात याद है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पूरा नैरेटिव था वो हुकूमत और खुद शरीफ खानदान की तरफ से दिया गया था। 1980 की बात, फिर उसके बाद की इन्वेस्टमेंट्स की बात, वो तो खुद मुस्लिम लीग नून की तरफ से या शरीफ खानदान की तरफ से दी गई थी। वो तो आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं, मैं तो आपको उस स्कोप की बात कर रहा हूं जो 3 अपार्टमेंट से हट के 35 कंपनियों तक चला गया। ठीक है, वो मैं 1-1.5 साल का जो पैनामा है वहां से बढ़ा के 30-35-40 साल तक चला गया। ठीक है, तो इन तमाम चीजों से जो हमारे, मैं जरा कामरान मुर्तज़ा साहब से मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तो इस हवाले से ये अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जाता रहा है और अब भी कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारा प्राइम विटनेस था, हमारा प्राइम जो मेन एविडेंस था वो कतरी शहजादे की तरफ से आना था, क्योंकि उनके बयान की कोई तस्दीक नहीं हुई, उनको इंटरव्यू नहीं किया गया, लिहाजा जो हमारा डिफेंस है वो तो इनवेरिएबली बड़ा वीक हो गया। अगर वो कर लिया जाता तो शायद बड़ा फ़ायदा हो जाता। ये नुक्ता उठाकर क्या सुप्रीम कोर्ट में खुद को डिफेंड करना आसान होगा इस जीआईटी की फाइंडिंग्स की नज़र में? देखिए, वो एक ज़रूरी विटनेस थे, मगर इसमें जो रिपोर्ट है उसका दायरा कार वसी है। मैं ख़ुद जो पिटिशन इंटरटेन हुई थी, मैं इसकी इंटरटेनमेंट का मुखालिफ था। मैं नहीं समझता था कि ये पिटिशन इंटरटेन होनी चाहिए थी 184(3) में। फिर जीआईटी बनी, मैं उसका भी मुखालिफ था, ये हालांकि उस वक्त कंसीड करते रहे। मगर अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, अब सिर्फ एक विटनेस के ना होने से कि जी शेख हमाद का स्टेटमेंट नहीं हुआ इसलिए पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है रद्द कर दी जाए, मेरा ख्याल है इस पे बात मुश्किल हो जाएगी। अब इनको बताना पड़ेगा कि मटीरियल पूरी रिपोर्ट के हिस्से बना के उसमें बताना पड़ेगा कि ये हिस्सा जो है इसमें ये कहा गया है, ये हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाया गया है और मटीरियल जो है ना वो मिसिंग है। इस तरह से बात चलना पड़ेगा, 2 और 2 4 करके चलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मटीरियल जो है ना जैसे यूएई से आ गया है, कुछ और आ गया, तो ये बड़ा संजीदा है मामला। इसको ये बड़ा अभी भी लाइट ले रहे हैं, ये हर काम में देर कर देते नहीं है। वैसे ये कामरान मुर्तज़ा साहब जो आप फरमा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म या ख़ासतौर पर मतलब पूरे उनकी फैमिली को, जो कानूनी टीम है उनकी, क्या उसने ये नहीं मतलब सच नहीं बताया जा रहा है, या इस केस के मेरिट्स या केस के कमज़ोर या मजबूत होने के बारे में सही नहीं बताया गया? कुछ मसाइल तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इनवाइट कर लिए थे, कुछ अपनी स्पीचेस के ज़रिए, और फिर मेरा ख्याल है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद ऐसा हो कि प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर की वजह से शायद जो है ना उनको पूरी बात ना बताई जा रही हो या पूरी बात ना समझाई जा रही हो, तो ये मसला भी हो सकता है इनके दरमियान, या उनको ये कहा जा रहा हो कि जी सारा कुछ ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। मतलब उनको ये सारी जो भी इसमें जो संजीदा बातें हैं वो बतानी चाहिए थी, और जो काम जिस मौके पे होना चाहिए था वो उस मौके पे नहीं हुआ। अच्छा। इन्होंने जीआईटी पे एतराज़ किया, बहुत देर से किया। इन्होंने 184(3) की बात करनी शुरू की, बहुत देर से शुरू की। अब जो बात कर रहे हैं इसमें भी देर कर दी। एडमिसिबिलिटी के ऊपर तो उन्होंने कहा ना कि हम चैलेंज भी नहीं करेंगे, मेंटेनेबिलिटी पे भी उन्होंने कहा हम चैलेंज नहीं करेंगे। हामिद मीर साहब, गुजारिश ये है कि आपका, आज मैं कॉलम पढ़ रहा था, आपने साजिश के हवाले से लिखा, क्या अब इस बारे जाहिर बात है जो मुख्तलिफ रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनका मौक़िफ़ भी शायद मुख्तलिफ है। कुछ कहते हैं साजिश है, कुछ बात ज़रा दबे लफ्ज़ों में करते हैं। कोई साजिश किसी तरफ से नज़र आती है इस मामले में आपको? देखें, यही तो मसला है कि अगर मुनीब साहब साजिश हो रही है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, और अगर साजिश हो रही है और जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है तो ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पे उस साजिश को बेनकाब करें। लेकिन उनके जो वज़रा हैं वो गोलमोल तरीके से बात करते हैं, साफ नज़र आता है कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। उनका टारगेट जुडिशरी और फ़ौज है। वो बार बार कहते हैं जी कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, उसी तरह नवाज शरीफ को भी सियासी तौर पे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। तो वो ज़ियाउल हक को मौजूदा आर्मी चीफ से मिलाने की कोशिश करते हैं,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो नवाज शरीफ के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो को वो मरियम नवाज शरीफ के साथ ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश करते हैं, और इससे तासुर ये देते हैं कि शायद इस वक्त भी आज मुल्क में कोई मौलवी मुश्ताक हुसैन या जस्टिस इनवारुल हक मौजूद है, और आज भी कोई मुल्क में ज़ियाउल हक मौजूद है। तो अगर है तो फिर वो खुल के बताएं, सबूत कौम के सामने लेके आए, लेकिन वो सबूत तो सामने लेके नहीं आ रहे। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब एक ट्वीट की गई थी DGISPR की तरफ से, तो उसके बाद वाकई कुछ लोगों ने समझा कि शायद जनाब इस हुकूमत को अनड्यू तौर पे प्रेशराइज किया जा रहा है, तो फिर वो ट्वीट वापस हो गई। जब वो ट्वीट वापस हो गई तो फिर फौज पे तनकीद शुरू हो गई और कहा गया जनाब फौज ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। लेकिन अब आप देखें कि वो ट्वीट वापस हो गई, तो उसके बाद शायद किसी की शराफत को या जमहूरियत पसंदी को उसकी कमज़ोरी समझ के रोज़ाना उस पर अटैक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है तो रोज़ाना उस पर अटैक किया जाता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें बहुत से सवालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि अगर साजिश हो रही है तो बताएं। अब ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे जो हैं एजाजुल हक साहब, वो इनके सियासी इत्तेहादी हैं। वो अभी आज हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे जनाब वो इनके इत्तेहादी हैं। वो कहते हैं जनाब कि हमें हमेशा साजिश का पता चल जाता है, लेकिन हम इनके इत्तेहादी हैं, हमें तो साजिश का पता नहीं चल रहा, हमें तो कोई इंडिकेटर नहीं मिल रहा कि फ़ौज या जुडिशरी जो है वो कोई साजिश कर रही है। हाँ, अलबत्ता ये हमें नज़र आता है कि हुक्मरान जमात के अंदर कुछ वज़रा साहिबान जो हैं वो ऐसी लॉबिंग कर रहे हैं कि उससे ये लगता है कि साजिश कहीं नहीं अंदर से ही हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए मीडिया पे शोर डाल के जनाब हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और फिर साजिश का कोई सबूत भी नहीं आप बता रहे, तो इससे आप असल जो मामला है उससे तवज्जो नहीं हटा सकते। एक बहुत बड़ा सवाल है मुनीब फारूक साहब कि आपको पता होगा कि जो पिछले आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ, उनको एक्सटेंशन की जरूरत थी, उन्होंने बहुत से इश्यूज क्रिएट किए थे और उनके दौर में ही लॉन्ग मार्च हुआ था, उनके दौर में ही धरना हुआ था, उनके दौर में ही एम्पायर की उंगली का मसला भी खड़ा हुआ था, लेकिन उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उनको एक प्राइज पोस्टिंग दे दी गई। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान से निकलवाने के वो खुद जिम्मेदार थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, टेलीविजन के एक इंटरव्यू में कहा कि राहील शरीफ ने हुकूमत के साथ मिल के मेरी मदद की और मुझे पाकिस्तान से बाहर निकलवाया। तो वो राहील शरीफ जो वाकई किसी साजिश का हिस्सा था, उसको आपने प्राइज पोस्टिंग दे दिया है, और उसकी जगह पे जो नया आर्मी चीफ आया है उसके बारे में आप कहते हैं जनाब के इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर कि वो साजिश कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस जो 1993 में जस्टिस साकिब निसार नवाज शरीफ साहब के वकला के पैनल में शामिल थे, अब अगर वो गैर जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं तो आप उन पर भी साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह 1997 में मुस्लिम लीग नून ने अदलिया के साथ मुहाजराई की थी, फौज के साथ मुहाजराई की थी और उसका जो नतीजा निकला था, तो अब वो उनका ख्याल है कि अब अगर हम दोबारा ऐसे करेंगे तो शायद हम सियासी तौर पे शहीद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि इनको कोई भी सियासी तौर पे शहीद नहीं करेगा, और अगर इन्होंने अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा तो ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ वही हो जो पहले हुआ था। अब जो भी होगा वो इस आइन और कानून के अंदर रह के ही होगा। मुसद्दिक मलिक साहब, तासुब की बात आपने पहले भी की, मुस्लिम लीग नून इसको रेज भी करती रही, शरीफ खानदान भी करता रहा, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन तासुब की बात को एक साइड पर रखते हुए आज के वाक़यात के बाद भी, आज की रिपोर्ट के बाद भी अब भी कोई साजिश किसी तरह की, हामिद मीर साहब ने तो कहा कि अगर साजिश है तो बताया जाए, को आपको साजिश, कोई चेहरे के पीछे चेहरा, कोई इस तरह की बात आपको नज़र आ रही? देखिए, ये हामिद मीर साहब ने अच्छी बातें की हैं और इनसे इख्तलाफ करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारा नुक्ता नज़र ये है कि अगर हमने मौलवी मुश्ताक का नाम लेना होता इस दौर के तो ज़रूर लेते, अगर हमने इस दौर के ज़ियाउल हक का नाम लेना होता तो ज़रूर लेते, लेकिन हमने तो नाम नहीं लिया है। मीर साहब कह रहे हैं कि हमारी इम्प्लिकेशन ये है, हमारी इम्प्लिकेशन जो है वो मसूद महमूद है। हमें ये नज़र आ रहा है कि एक तासुब ज़दा JIT जो है वो लोगों को जबर कर रही है, लोगों के ऊपर उनको मजबूर कर रही है कि वो अपने एफिडेविट्स वापस लें, वो लोगों को फोर्स कर रही है कि वो वादा माफ गवाह बने। और हमारा ये ख्याल है कि उन्होंने जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया है वो एक प्रेजुडिशियल तासुब ज़दा प्रोसेस है, जिसके ज़रिए एक सिलेक्टिविटी के साथ मसूद महमूद साहब का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप कहते हैं वो JIT है? जी, मसूद महमूद ढूंढने के आलाकार जो हैं वो JIT हैं, और उन्होंने कोशिश की वो वज़ीर आज़म के कज़न के ऊपर भी और कुछ और लोगों को भी वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की, किसी को कहा एफिडेविट वापस ले लो वगैरह, और ये एतराज़ात वो हैं जो हम बड़ा मुअद्दबाना सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार दायर करते रहे हैं।
उसके अलावा आपको ये मालूम है कि तासुब जो होता है वो 3 किस्म का होता है। एक तो ताल्लुक का तासुब है, उसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है कि कौन क्यू का था, कौन PTI से किसका ताल्लुक है, किसको आप रेज भी कर चुके हैं कोर्ट के सामने। लेकिन हमें जो ज़्यादा बड़ा एतराज़ था वो तरीका कार के तासुब पे था, जिसकी मैं मुख्तलिफ वज़ाकता आपके सामने पेश करता रहा हूँ। मैंने आपको ये भी बताया कि जब वो कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई तस्वीर लीक हुई तो ये कहा गया कि एक नामालूम शख्स है जो एक नामालूम इदारे से है, उसने ये तस्वीर लीक की थी, उसके खिलाफ एक नामालूम कार्रवाई की गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उस तासुब को बार बार रीइंफोर्स कर रही हैं। ये तमाम बातें तो आपने उठा ली। एक बात सुन लीजिए, देखिए आखिरी एक बात और मैं कहूँगा ना, देखिए अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पैसे थे और मैंने मुनीब फारूक साहब को दिए हैं, और आप तमाम जहान के कागजात इकट्ठे कर लें मगर 35-40 हज़ार रुपए का टिकट लेके मुनीब फारूक साहब के पास ना जाएं ये पूछने के लिए कि भाई आपको इन्होंने पैसे दिए थे, आपके खातों में कहीं उसका इंदराज है, आप ज़रा बता सकते हैं आपने कौन सी पेमेंट्स की हैं, क्या ये अपार्टमेंट जिनका जिक्र हो रहा है ये आपके अपार्टमेंट्स थे, है तो आपके पास कोई सबूत हैं, और आपने क्या इनको 2006 में आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज करेंगे? आई एम श्योर ये रेज होगा जी। अब ये तमाम मामलात ना सिलेक्टिविटी के साथ, ये तमाम कागजात ना इकट्ठे करने से, तमाम शहादतें ना इकट्ठे करने से तासुर जो तासुब का है वो शक व शुबे में बदल जाता है। ठीक है, चले मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से मैं कंक्लूड करवा लेता हूँ इस बहस को। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो फाइंडिंग्स हैं JIT की, JIT के हवाले से बहुत सी JITs बनी हैं हमारे मुल्क की तारीख के अंदर और बनती भी रही हैं, क्रिमिनल्स के हवाले भी। ये कहा जाता है इसकी जो कानूनी अहमियत होती है वो कम होती है, उस पर इतनी उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता। इस JIT के अंदर जो भी फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को क्या मनोअन तस्लीम किया जाएगा, या उन फाइंडिंग्स के साथ भी जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा उसकी अहमियत नहीं बनेगी? देखिए, आज इस रिपोर्ट को इन्होंने ओपन कर दिया। इसके पीछे पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि इसके पीछे कोई लेजिस्लेशन नहीं है, इसके पीछे सिर्फ जजमेंट की ताकत है। ये जो जजमेंट 20 अप्रैल वाली जजमेंट थी, आज इस रिपोर्ट को ओपन कर दिया, तो अब लगता यह है कि रिपोर्ट जब ओपन हो गई है तो इसके ऊपर एतराज़ात आएंगे, एतराज़ात जो है वो सुने जाएंगे, एतराज़ात इन राइटिंग आएंगे, उसका रिप्लाई आएगा, उसको सुना जाएगा। आप फर्ज कर लीजिए कहीं पे भी अगर कोई मटेरियल मौजूद नहीं है तो इनकी बात ठीक है, मगर जहाँ पे मटेरियल निकल आया और ये प्रामाशाही कनेक्ट हो गए, और सिर्फ वो शेख हमाद वाला मामला नहीं था, शेख हमाद वाला मामला इनका पॉइंट है वो वैलिड है, उसके पास चले जाना चाहिए था। मगर अगर सिर्फ शेख हमाद वाला मामला नहीं था तो फिर मामला बहुत संजीदा है। ये इस बात को शायद अभी इस स्टेज पे इनको ये बात नहीं इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुनीब साहब जी, मुनीब साहब एक सवाल मैं भी आपसे कर सकता हूँ, छोटा सा सवाल, जरूर क्योंकि आप भी एक वकील हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने JIT में पेशी के बाद कठपुतलियों का जिक्र किया था। मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि नवाज शरीफ को मजबूर ना करो कि वह अपनी कहानी अवाम तक ले जाए, और उसके बाद फिर स्क्रिप्ट राइटर का भी जिक्र आ रहा है, उसके बाद फिर यह भी कहा जा रहा है कि जी जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इल्म में कोई इन्फॉर्मेशन है या उनके पास कोई सबूत मौजूद है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश हो रही है, और वो साजिश के बारे में खुलकर अवाम को नहीं बता रहे, पार्लियामेंट को नहीं बता रहे, तो क्या वो अपने हलफ की और आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब नहीं हो रहे? क्या अदालतों को उनके बारे में नोटिस नहीं लेना चाहिए? हामिद मीर साहब, मेरे जो नाकिस राय है उसमें तो वज़ीर-ए-आज़म को बहुत पहले बता देना चाहिए था, और जो उज़्र पेश किया जाता रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मुख्तलिफ रुफ़का की तरफ से, वो यही कि बड़ा मुश्किल होता है अगर आप इक़्तिदार में हो, बहुत सी बातों को वज़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सारी बातें नहीं कही जा सकती। शायद मुस्लिम लीग नून इस बात का इंतज़ार कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ खुदा न खास्ता कोई सियासी हादसा हो तब वो बताएं कि उनके खिलाफ क्या साजिश हो रही थी। बहरहाल मीर साहब, वक्त खत्म हो गया, मैं चाहता था इस बहस को हम आगे बढ़ाएं, इस पर बात करें। मुसद्दिक मलिक साहब भी मेरे साथ थे, कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद थे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के, जो कि ना सिर्फ वफाकी वज़ीर दिफा हैं, और ज़ाहिर बात है वो वज़ीर दिफा हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि क्या आपको वज़ारत दिफा के अंदर बैठ के इस हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश नज़र आई या नहीं, और ये भी कि क्योंकि आप वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून ने, उसकी क़यादत ने इस बारे में सोचा है कि अगर कोई सियासी हादसा होता है नवाज शरीफ साहब के साथ तो उसके बाद क्या होगा, मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, इलेक्शन में जाएगी, नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस हवाले से क्या कोई डिस्कशन हुई है या नहीं? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हालात गंभीर हैं,
सवाल बहुत से हैं जो आपके जहन में हैं, मेरे जहन में हैं। एक डिबेट आपने देखी अब से कुछ देर पहले, उसमें हमने मुख्तलिफ जावियों से आज के मामले को परखने की कोशिश की, लेकिन ज़रूरी ये है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त क्या सोच रही है, क्या पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास, प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। ख्वाजा साहब, मैं नहीं कहूँगा, आपकी पार्टी कहती रही है, आपके मुख्तलिफ सियासी रहनुमा कहते रहे हैं कि उन्हें चेहरों के पीछे चेहरे नज़र आ रहे हैं, साजिश नज़र आ रही है, साजिश की बू आ रही है। तो जो कुछ आज सामने आया है, तो फिर क्या आप भी यही समझेंगे कि साजिश कामयाब हो गई? एक तो मैं ये आखिरी फ़िक्रा जो है आपका, उससे मैं इख्तिलाफ़ करूँगा कि कामयाब नहीं हुई। JIT जो है वो उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो है उसमें बेशुमार फ्लॉज हैं, इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं, इतने ज़्यादा होल्स हैं उसमें कि वी कैन जस्ट ट्रैश इट एब्सोल्युटली। कोई इसमें कोई शक ही नहीं है कि किसी भी अदालती फोरम के ऊपर हम उसको भरपूर तरीके से कंटेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसके एक दो एग्जांपल्स भी बताऊंगा। जहाँ तक साजिश का लोग कहते हैं, मुनीब, हमारे यहाँ पे एक रवायत है कि यहाँ पे साजिशें होती रही हैं और साजिशों के साथ जो है मैंडेट जो है वो पॉपुलर मैंडेट जो है वो छीना जाता रहा है। ये हमारी 70 साल तारीख की तल्ख हकीकतें हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए किसी का स्पेकुलेट कैद करना या किसी के कह देने से आपको इस तनाजुर में उसको देखना चाहिए, उसको कोई वो हरफ़े आखिर नहीं हो जाता। मतलब लेकिन ये कह रहे हैं कि ये तारीखी तौर पे दुरुस्त है, आप जो कह रहे हैं कि ये तारीखी तौर पे दुरुस्त है, वो बहुत सी चीज़ें तारीख का ऐसा है, लेकिन आज के हालात में आप क्योंकि वफाकी वज़ीर दिफा हैं, आपको कुछ नज़र आता है, कोई साजिश नज़र आई किसी जगह? देखिए, मैं जो एक रवायती हमारे यहाँ पे साजिशें होती रही, मसलन जिस तरह धरना जो बंद था उसमें साजिश थी, और साजिश हमने बिल्कुल उसको प्रोनाउंस भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उस ज़रा मौजू से हट के कि ये साजिश है ये नहीं है। मेरी ज़ाती राय है। मेरे साथियों, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने बयानात दिए हैं, हमारे दूसरे अकाबरीन ने ये बयानात दिए हैं, लेकिन वो जो रवायतन साजिश जिसकी जिक्र मैं कर रहा हूँ वो उस किस्म का कोई जो है ना, मैं पूरी तरह उसको डिस्काउंट करता हूँ और उस चीज़ को जो है ना मैं कम से कम उस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं उस भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात आपने की है कि आप ये जो साजिश वाला फैक्टर है इसको आप आज के तनाजुर में डिस्काउंट करते हैं। मैं रवायती फैक्टर जो है ना हमारे यहाँ पे साजिशों का जो पैटर्न रहा हुआ है 50s में, 60s में, 70s में, इवन धरना 1 धरना 2 जिसको आप कहते हैं, धरना 1 में, तो मैं उसको बिल्कुल देखिए, मैं बड़ा बिलीवर हूँ इस बात में कि हमने पिछले 8-9 साल में बड़ा सफ़र तय किया है और मैं जमहूरी इक़दार का, जमहूरियत पे यकीन रखने वाला, आवाम की हाकमियत में यकीन रखने वाला एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैंने पिछले 26-27 साल अपनी सारी पार्लियामेंट्री जो लाइफ है वो इस तगदो में गुजारी है और उम्र के इस हिस्से में मैं किसी खुदा नखास्ता मायूसी का सामना नहीं करना चाहता। मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ और आज भी मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं आज भी पुरुम्मीद हूँ कि जमहूरियत जो है इन तमाम जो ख़तरात हैं या जो उसको एक चैलेंजेस हैं उनसे मुकाबला करते हुए जमहूरियत जो है इस मुल्क में जड़ें की मजबूत होंगी और आवाम की हाकमियत का बोलबाला होगा। ये रिपोर्ट के हवाले से तो मैं भी आऊँगा, रिपोर्ट के अंदर क्या दर्ज है, आपका हक है, ज़ाहिर बात है, आप 17 को आपने कहा है कि आप इसको कानूनी तौर पर डिमोलिश करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो लीगल टीम है, लेकिन इवन इस रिपोर्ट से अगर पहले आ जाइए, 547 सफ़ात है, मुझे नहीं पता कि आपने उनको कितना आपको वक्त मिला, आपने उन्हें पढ़ा, वहां पर भी नहीं बड़ा कलील वक्त मिला, मैं पूरा मैं उसके ऊपर नहीं पढ़ सके, अथॉरिटी के साथ जो है मैं उस पर बोल नहीं सकता। ठीक है, वो बिल्कुल आपकी बात, लेकिन मैं वैसे लेकिन जितना मैंने पढ़ा वो मैं उस पर जरूर मैं अपनी जो है अर्ज करूंगा। रिकॉर्ड के लिए आप ख्वाजा साहब, आपके बहुत से जो रफ़का हैं उन्होंने आपको बताया भी होगा या शायद ना बता सके हों
कि मुतअद्दिद जगह पर अगर शरीफ खानदान के वकला ये खुद ही कह दें अदालत के अंदर, मैं तो JIT की बात नहीं कर रहा, मैं तो अदालत की बात कर रहा हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, वहां पर वो कह दें कि जो जवाबात दिए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन शरीफ फैमिली की तरफ से दी गई है वो नामुकम्मल है, बहुत से सवालात का जवाब मुकम्मल तौर पर नहीं दिया गया, और जहां पर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उस फैसले को लिखते हुए जगह जगह लिखे कि फलानी चीज़ क्लेम की गई है लेकिन प्रूफ नहीं है, वही सब कुछ रिफ्लेक्ट बाय एंड लार्ज हो रहा है आज की रिपोर्ट के अंदर। तो ये रिपोर्ट इतनी बुरी कैसे हो गई आपकी नज़र में? नहीं, मैं एक आपको अर्ज करता हूँ। मसलन हुसैन के ज़िम्मे उन्होंने UK में 2 कंपनीज लगाई हैं, एक का नाम अलाना है, दूसरा नाम पता नहीं मेल्किन है या इस तरह का। हुसैन की उनके कतई तौर पे मिल्कियत नहीं है, उसके अपने ओनर्स हैं उन कंपनीज़ के, वो अपना टैक्स देते हैं, वो तमाम जो गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, बैंकिंग लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो खुद करते हैं। हुसैन का कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने उसका ताल्लुक़ जोड़ने की कोई है। उसके बाद मुनीब मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये अदालत उज़्मा में भी ये बात आई थी कि उनको एक बड़ी ख़तीर रकम जो है उनके बेटे ने ओवर द पीरियड जो है पाकिस्तान भिजवाई। अब देखें, अगर कोई हैंकी पैंकी हो या कोई शेडी डील हो तो वो बैंकिंग चैनल से नहीं की जाती। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया जानती है, मोहतरम जज साहिबान भी जानते हैं, JIT के मेंबर्स भी जानते हैं कि वहाँ पे ऑडिटेड बैलेंस शीट फर्स्ट 4 में ऑडिटर्स आते हैं आर्थर एंड यंग, पहले ये अर्नेस्ट एंड विनी थे, फिर आर्थर ये इनके नाम बदलते रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट 4 के ऑडिटर्स हैं दुनिया में जो है, उनकी बैलेंस शीट में से ये जो कंपनी है जिसका उन्होंने ऑडिट किया हुआ है उससे ये रिमिटेंस होती है, और पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से, वहाँ भी बैंकिंग चैनल से, यहाँ भी बैंकिंग चैनल से ऑन रिकॉर्ड जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है। और उसके मतलब स्पेकुलेट करना JIT का कि वो जी उसके नोन सोर्सेज नहीं है, मैं समझता हूँ कि दिस इज अबाउट ठीक है स्ट्रेचिंग थिंग्स टू फार। उसके बाद मैं और आता मैं और बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा है सोर्स रिपोर्ट। सोर्स रिपोर्ट का मतलब होता है कि मुखबर की इतला के मुताबिक, ये थानों में तो चल जाता है ये चीज़ जो है, लेकिन अदालतों में नहीं चलती चीज़। और JIT के लेवल के ऊपर इसके मुखबर की इतला के मुताबिक हमें दुबई से ये पता चला, मुखबर की इतला के मुताबिक हमें UK से ये पता चला, तो ये स्टैंड ट्रॉली गई है एविडेंस की, उसमें कोई एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाए, जब इसको खंगाला जाएगा इस रिपोर्ट को, जारी बात है आप भी जरा, लेकिन जब आप लफ्ज़ मुनीब जब आप लफ्ज़ सोर्स इस्तेमाल कर दें तो यू एक्चुअली डिस्क्रेडिट व्हाटएवर यू आर राइटिंग। अच्छा, आप उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं। मैं कानून शहादत के मुताबिक बात कर रहा हूं, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक जगह कहा हुआ है कि जी ड्राफ्ट के मुताबिक हमें ड्राफ्ट मिला है। यू डोंट टॉक अबाउट ड्राफ्ट इन योर इन्वेस्टिगेशन, यू टॉक अबाउट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। तो ये मेरा ख्याल है इट्स टू स्पेकुलेटिव। और फिर यह है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई एविडेंस नहीं दी, काउंटर एविडेंस होती है ना, कि वो हमारी एविडेंस, जिस तरह आप कह रहे हैं नामुकम्मल है, अगर नामुकम्मल एविडेंस को भी काउंटर कर, ये हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं कि अदालत उज़्मा के लेवल पे पहले ये बात हुई हो, मुझे उसका इल्म नहीं है या आई कैन नॉट रिकॉल, लेकिन इसमें तमाम तर जो है वो एविडेंस जो है JIT को मुहैया की गई है। JIT ने जो विद होल्ड की है 10th वॉल्यूम जो है, जिसमें उन्होंने कहा है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए रिजर्व किया, हाँ उन्होंने रिजर्व किया है। देखें वो भी जो है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम जो अपना राइट है रिजर्व करते हैं। साहब ठीक है, वो आपका कानूनी हक है, जाहिर बात है आप इसे इस्तेमाल करेंगे कोर्ट के अंदर जाकर। मेरे जहन में कुछ और सवालात हैं, मैं चाहता हूँ मैं एक मुख्तसर सा यहाँ पर वक्फा ले लूँ, ब्रेक ले लूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपके सामने सवाल भी रखूंगा। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत अहम सवालात अभी भी बाकी हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से जो हमने पूछने हैं। ख्वाजा साहब, आप मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथियों में से हैं, करीबी रुफ़का में से हैं, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जब ये मुकदमा शुरू हुआ उस वक्त भी एक दावे ये थे कि जी एक एक पाई का हिसाब दिया जाएगा, एक एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। आज जब
कहा जाए कि पैनमा का सीजन 3 शुरू होने जा रहा है, पहले सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, फिर अब JIT रिपोर्ट फाइल होगी, आपको उस पर इतराज़ है, लेकिन आज भी यही दावा आपकी तरफ से किया जा रहा है कि हम इस रिपोर्ट के परखचे उड़ा देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इसको हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और इसको हम काउंटर करेंगे। वो हमारा राइट है, वो हमारा राइट है उसको काउंटर आर्ग्यू करना, बिल्कुल राइट है हमारा। यू कैन नॉट डिनाई, बिल्कुल राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट फॉय साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट सवाल यह है कि रिकॉर्ड के तरफ इशारा करते हुए पहले भी जब ये क्लेम किया गया, जो सामने आई बात वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ थी। एक एक चीज का सबूत अदालत में कम से कम नहीं दिया गया। JIT की रिपोर्ट को बेशक आप कंटेस्ट जरूर कीजिए, लेकिन कम से कम अदालत ये कहती रही है कि हमें सवालों के जवाब नहीं मिले। आज भी जब 13 सवालों की बात हुई तो मोहतरम वज़ीर आज़म और उनके बच्चे कहते रहे कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे पे इल्ज़ाम क्या है। ये पोजीशन किस हद तक सस्टेन कर सकती है ख्वाजा साहब? नहीं, ये पोजीशन जो आप कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये किसी स्टेज के ऊपर ये नहीं कहा गया। आखिर उनको इल्ज़ाम पता थे तो उन्होंने इल्ज़ाम के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर हुए। हसन साहब ने कहा, हुसैन साहब ने कहा, नहीं, मैंने मेरी बात सुने। हसन और हुसैन से जो सवालात पूछे गए वो इतने इर्रेलेवेंट थे। देखें, मुझे जिस तरह मुझे पता लगा है कि सवालात का जो पैटर्न रहा है या सवालात का जो तरीक़ाकार रहा है, वो मुझे याद आता है कि जब हम 99 में गिरफ़्तार हुए थे तो हमें मेरी 13 इंटेरोगेशंस हुई थी, जो 4-5 घंटे के उसके ऊपर एक इंटेरोगेशन होती है। साहब लगा लें 50-60 घंटों की टोटल। उसमें भी हम पूछते थे कि इल्ज़ाम क्या है। वो कह रहे थे कि जी हम ढूंढ रहे हैं, आपसे सवालात पूछ रहे हैं, इसमें से इल्ज़ाम निकलेगा। तो ये पैटर्न भी वही रहा कि अब देखें, वो जिस मुल्क में हसन रिहाइश पजीर हैं वहाँ पे कवानीन हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन भी हैं, टैक्स के लॉज भी हैं। हाउ कैन ही डू समथिंग इलीगल और वहाँ पे 15-20 साल से वो वहाँ पे रह रहा है, कारोबार कर रहा है। इस तरह सऊदी अरेबिया के अपने कानून हैं। को पाकिस्तान में तो सिर्फ कानून नहीं है, बाकी कोई लॉलेस सोसाइटी तो नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी एक लॉ अबाइडिंग या लीगल सोसाइटी या लॉफुल सोसाइटी तो नहीं है। वहाँ भी लोग कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, वो कारोबार कर रहे हैं। उसने 2 उससे कंपनी से या जो DFIs हैं उनसे वहाँ पे लोन लिया हुआ है। एक वर्किंग कैपिटल लोन लिया हुआ है, एक उसने प्रोजेक्ट लोन लिया हुआ है। उन्होंने पूछा जी लोन लिया है लेकिन डिस्पर्स नहीं हुआ, आप उससे सबूत मांगेंगे डिस्पर्स हुआ है कि नहीं हुआ, वो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दे देगा जिसमें क्रेडिट हुआ होगा और जहाँ पे उसके नाम पे डेबिट कंपनी के नाम पे डेबिट हुआ होगा। माशाल्लाह आप फरमा रहे हैं, हैड इट बीन सो सिंपल, अगर ये इतना आसान और इतना साफ सुथरा और इतना क्लीन मामला होता या इतना आसानी से समझ में आने वाला होता तो कोई कैसे ऐसी JIT रिपोर्ट लिख देता? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये क्यों आता कि जी ये गैप्स मौजूद हैं, मेजर गैप्स हैं, प्रूफ नहीं है? मेरी एक बात सुने, मेरी मुनीब, मैं अर्ज करता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बैंकिंग या फाइनेंशियल जो मैटर्स जो है ना, ये हर बंदा जो है ना वो उनको अप्रिसिएट नहीं कर सकता। दुरुस्त बात। या उनको समझने के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए। 1-2 मेंबर्स हैं इस टीम में जिनकी को बैंकिंग बैकग्राउंड है या उनकी को कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, लेकिन इसमें बाकायदा एक ट्रेनिंग चाहिए इस किस्म की इंटेरोगेशन करने के लिए। आप यू जस्ट कैनॉट एक पुलिस ऑफिसर आके तो वो इस पर इंटेरोगेशन करना शुरू कर दे, या कोई और शख्स जो है जो नॉन टेक्निकल हो इस मसले में, लाइक फ्रॉम नैब आके शुरू कर दे। मैं तो बड़ा बरमला कहूँगा कि बड़े एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स भी जो हैं, एक्सपीरियंस बैंकर्स भी बाज़ औक़ात जो है वो पूरा अहाता नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको कंटेस्ट भी करेंगे। ख्वाजा साहब थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग भी बात करनी चाहिए ना। जारी बात है आप अदालत के अंदर जाएंगे, आपका क्लेम है, आप इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन देखिए अदालती मामला है। अगर वज़ीर आज़म को इस सूरत में, इस मामले में कोई सियासी नुकसान होता है तो मुस्लिम लीग नून के पास क्या कंटिजेंसी प्लान है? मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? इलेक्शन की तरफ जाएगी, नया वज़ीर आज़म इलेक्ट करेगी, पार्टी के अंदर कोई फैसला किया गया? इसके मतलब कोई मुनीब अभी कोई इसके मतलब ना डिस्कशन हुई है ना फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म इस वक्त भी पार्लियामेंट का जो है भरपूर जो है वो कॉन्फिडेंस जो है, एतमाद जो पार्लियामेंट जाते कम है। आप
चलें, लेकिन हम उनके रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट मेंबर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो भी आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि वो गैर हाजिर रहते हैं, वो भी आते हैं वहाँ पे। अब कैबिनेट मेंबर सारे, मैं बाकी दूसरे जो मेरे कॉलीग्स हैं वो सारे के सारे वहाँ पे जाते हैं और भरपूर प्रेजेंट है। आखिर 4 साल हमने गुजार लिए हैं अल्लाह के फजल से, और बाकी 1 साल रह गया, इंशाल्लाह ताला वो भी गुजर जाएगा। लेकिन इस किस्म की कोई नहीं, आवाम की जो राय है, देखें आप परसों का इलेक्शन देख लें, हमारी तो कराची में कोई क्लेम नहीं है, कराची में हमारा सिंध में या कराची में माजी करीब में कोई क्लेम नहीं रहा, इलेक्टोरल क्लेम नहीं रहा। लेकिन ये PTI जो है 4थे नंबर पे आई है, दे वर एब्सोल्युटली राउटेड ओवर देयर। और जो इस वक्त बड़ी अवामी सपोर्ट का क्लेम करते हैं, ये उनका हाल हुआ है। आप 4-5 इलेक्शंस देख लें, कंटोनमेंट बोर्ड के, बल्दियात के, ज़िमनी, सारे इलेक्शंस आप देख लें, गिलगित बल्तिस्तान का, पिछले 4 साल में जो है सारे PMLN ने इलेक्शन जीते हैं। अगर वी एंजॉय, अगर PTI चलाती है कोई सियासी तहरीक वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए रिजल्ट के जी उनके खिलाफ इतना सब कुछ है, या GIT ने लिख दिया, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक फॉर इंस्टेंस हम अज्यूम करते हैं जी रेफरेंस भेजा जाता है वज़ीर आज़म के खिलाफ, नैब में कार्रवाई शुरू हो जाती है, अगर कोई तहरीक चलती है तो मुस्लिम लीग नून के पास क्या जवाब होगा, और मॉरली इखलाकी तौर पर क्या जवाब होगा वज़ीर आज़म के कंटिन्यू करने का? देखें मेरी बात सुने, एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। वो प्रोसेस में कोई भी शख्स जो है, जब उसके ऊपर कोई मुकदमा चलता है, इस वक्त भी बहुत से लीडरान हैं जिनके खिलाफ जो है नैब में रेफरेंसेस हैं, अभी शामिल किए हैं लोग, बेशुमार लोग शामिल किए हैं PTI ने, उनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू इवन नॉट इवन इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि वो उन लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस हैं, केस चल रहे हैं, बट वो मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं ना, पब्लिक फंड्स के वो केस चल रहे हैं। जब वो वजीर थे, जब वो मुशीर थे, जब वो कैबिनेट मेंबर्स थे, उन्होंने जो पब्लिक फंड्स खाए हुए हैं, उनके केसेस चल रहे हैं। PTI में जाके वो बिल्कुल साफ सुथरे ड्राई क्लीन हो गए हैं। चले ठीक। तो ये जो बात है, ये नहीं मैं स्टिक करती। प्राइम मिनिस्टर अल्लाह के फजल से सुरखरू होंगे, अदालत से भी सुरखरू होंगे। भाई साहब आखिरी सवाल, हाइंडसाइट से जाहिर बात है आपका सियासी तजर्बा बड़ा है, जब आप ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, अब इतना हुआ है, जाहिर बात है आप ऑब्वियसली यू पुट अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोल्ड फेस, लेकिन जब आप इतना सब कुछ होते हुए देखते हैं, आपको लगता है इस मुकदमे की हैंडलिंग में शरीफ खानदान ने, हुकूमत ने गलतियां की हैं? देखिए मैं इस स्टेज पे इस किस्म की कोई स्टेटमेंट आप एक्सपेक्ट भी ना करेंगे मैं दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वी हैव पुट अप ए गुड फाइट, पब्लिक में भी, अदालत में भी, असेंबली में भी, और जो अगर कोई कमी रह गई है तो इंशाल्लाह ताला जब कोई अदालत में ये मामला शुरू होता है तो हम उस अदालत को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। अदालत के पास अगर कोई इस किस्म के सवालात हुए जिनके जवाबात अभी तक नहीं दिए जा सके तो हम उनके बिल्कुल जवाबात देंगे, वो हमारा फर्ज है अपनी डिफेंस में। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा और वज़ीर करीबी साथी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह है कि वो इस रिपोर्ट के परखचे उड़ाएंगे, उनकी लीगल टीम, और कुछ सवालात जो कि अब तक जिनका जवाब नहीं दिया जा सका, वो उनका एक दफ़ा फिर दावा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किए जाएंगे। आने वाला वक्त बताएगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमने कोशिश की आज जो मामला था इसको तमाम तरफ से हम कवर करते, तमाम एवेन्यूज़ को कवर करते। आज का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।